बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ द एमाइंस। देखो अमोनिया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हम लोग अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, RNH2। व्हाट इज RNH2? इट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। अमोनिया प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। अमोनिया एक हाइड्रोजन निकाल लिए, अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, प्राइमरी एमीन। और 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, थ्री डिग्री एमीन। अब ध्यान दो, क्या बताया हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक नेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक नेचर का मतलब मैक्सिमम केसेस विल गो बाय द लुईस कॉन्सेप्ट, whereas acidic nature will be discussed by the Arrhenius concept। तो लुईस बेस किसको बोलेंगे? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लुईस बेस। डोनेट कौन करेगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। अब इस हिसाब से देखेंगे तो R तो एक अल्काइल ग्रुप है, तो R का अल्काइल ग्रुप होने के चलते वो अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के तरफ में वो यूजिंग प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इट विल एक्युमुलेट इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। यहां पर तो 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 का अल्काइल ग्रुप से यहां पर आया, यहां तो 3 अल्काइल ग्रुप से आया है। तो यदि हम लोग इसको A, B, C, D बोलते हैं, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगा? D में। फिर D, C, देन B एंड देन, यही तो होना चाहिए, है ना? यही तो होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, जब भी हम लोग बेसिक नेचर कंपेयर करते हैं, हम लोग 2 तरह का मीडियम में डिस्कस करते हैं। एक हो गया गैसियस फेज और वेदर इट इज ए एक्वस मीडियम। गैसियस फेज या एक्वस मीडियम में, तो याद रखना, पहले लिख लो गैसियस फेज। इन गैसियस फेज basic nature directly proportional to the plus I effect। basic nature is directly proportional to the plus I effect। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हमको कहां दिख रहा है? डी में दिख रहा है, देन सी में दिख रहा है। दो अल्काइल ग्रुप पे चलते प्लस आई दिख रहा है, यहाँ एक के चलते यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 का अल्काइल ग्रुप के चलते प्लस आई। तो बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट उसके हिसाब से। मगर कहां पर? गैसियस फेज में, ध्यान रखना है। उसका मतलब बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? डी विल बी मोर देन सी, मोर देन बी, मोर देन ए। मतलब 3 डिग्री, डी क्या है? 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन is more basic than 2 degree amine, which is more basic than 1 degree amine, which is more basic than ammonia। ये कहां पर होगा? गैसियस फेज में होगा। नाउ वी आर कमिंग टू, उसका मतलब कुछ मेंशन नहीं रहे तो इसको नहीं लेना है। गैसियस फेज में तुम्हें मेंशन क्या रहेगा? कुछ मेंशन नहीं है, मतलब एक्वस फेज में। अब हम लोग एक्वस फेज में डिस्कस करेंगे इसका। एक्वस फेज में पहले अमोनिया देखो। एक्वस फेज में अमोनिया इज टेकन इन वाटर, NH4 plus and OH minus। Similarly RNH2 primary amine when taken in water, या इसको ऐसा लिखेंगे NH4 plus OH minus
RNH3+ and OH-। जैसे कि अमोनिया इन वाटर हम लोग क्या लिखते हैं, अमोनिया इन वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं कि नहीं। when you take अमोनिया गैस इन वाटर क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही तो लिखे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4+ OH-। सिमिलरली प्राइमरी अमीन when you take in water क्या बनता है, RNH3+ and OH-। R2NH अमोनिया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। अमोनिया 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। अब यहां पर ध्यान दो, अब हम लोग यहां कहां डिस्कस कर रहे हैं, वाटर में डिस्कस कर रहे हैं। तो वाटर में जब इसको ले जाएंगे तो यहां पर क्या बन गया, देखो सब पॉजिटिव चार्ज बना है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना है। अब वाटर क्या करेगा, इसको सॉल्वेट करेगा। वाटर विल ट्राई टू स्टेबलाइज दिस बाय व्हाट, बाय सॉल्वेशन, और अदर वी कैन से बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर देखो नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन। बताओ यहां पर कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, 4। यहां पर इस नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3। तो उसका मतलब इसको स्टेबलाइज करने के लिए इट नीड 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से आएगा, वाटर से आएगा। यहां पर कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, 2। यहां पर, तो पहले यहां पर इसको सोचो, क्या ये बोल सकते हैं कि NH4+ is more stabilized by hydrogen bonding compared to NR3H+? इसका स्टेबलाइजेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। अच्छा एक चीज ध्यान दो, पहले बेस का मतलब क्या हो गया, व्हेन यू से बेस तो मतलब बेसिक नेचर ज्यादा होने का मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड। अच्छा बेस का काम क्या है, बेस का काम है OH- रिलीज होना। मतलब यदि हमारा ये स्टेबलाइज होगा, जितना स्टेबलाइज होगा उतना ही रिएक्शन तो आगे जाएगा, मतलब वही तो उतना डिसॉल्व होगा। मोर द रिएक्शन मूव फॉरवर्ड, मतलब उतना आसानी से ये डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब हमको क्या चेक करना है, कितना आसानी से वो आगे जा रहा है। आगे जाने का मतलब क्या, ये कितना स्टेबलाइज हो रहा है। इसको सपोर्ट कितना मिला हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इसको 3, इसको 2, इसको 1। मगर अब ध्यान दो, यहां पर इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए 3 एल्काइल ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है, +3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई 3 एल्काइल ग्रुप का सपोर्ट मिला। तो क्या ये बोल सकते हैं इसका स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जरूर बढ़ रहा है। ये तीनों में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको सपोर्ट कर रहा है फॉर स्टेबलाइजेशन, बट इंडक्टिव इफेक्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। यहां पर आर का क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसको सपोर्ट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट इसके पास है नहीं, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सपोर्ट इसके पास सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सपोर्ट इसके पास मिनिमम है। तो उसका मतलब ओवरऑल जब हम लोग बेसिक नेचर देखते हैं तब 3 फैक्टर यहां पर हम लोग देखते हैं एक्वस मीडियम में। एक तो देखते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा भाई सॉल्वेशन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सॉल्वेशन फैक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, मगर प्लस आई फैक्टर इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज इसमें 3 प्लस आई ग्रुप अटैच है, 3 एल्काइल ग्रुप है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां तो 1 भी नहीं है। तो 1 फैक्टर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन फैक्टर, सेकेंड फैक्टर हो गया प्लस आई फैक्टर, एंड थर्ड फैक्टर हो गया दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। सो द फैक्टर हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, पहला फैक्टर हो गया सॉल्वेशन इफेक्ट, which is nothing but hydrogen bonding factor। सेकेंड हो गया यहां पर प्लस आई इफेक्ट,
एंड थर्ड हो गया स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है पहले यहां पर समझो। सो लेट अस कंसीडर एन इज अटैच विथ 3 अल्काइल ग्रुप एंड यहां पर लोन पेयर है। सो व्हेन यू से इट इज ए बेस, इट इज अ लुईस बेस। लुईस बेस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। किसको डोनेट करेगा? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ये डोनेट एक्सेप्टर को ही कर सकता है। यहां पर कोई एक्सेप्टर है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है मान लो, तो उसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मगर एक्सेप्टर को तो यहां पहुंचना पड़ेगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मगर एक्सेप्टर इसके पास नहीं पहुंच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा किसको? तुम ऐसा समझो, तुम्हारे पास 2000 रुपीज है, ठीक है, तुम्हारे पास 2000 रुपीज है, और तुम ऐसे जगह चले गए हो जहां पर 10 किलोमीटर एरिया में कुछ भी दुकान नहीं है, तो तुम अपना पैसा स्पेंड कहां करोगे? अनदर केस सोचो कि तुम्हारे पास 100 रुपीज है, मगर तुम एकदम मार्केट में बैठे हुए हो, तो तुम्हारे पास खरीदने के लिए बहुत सा सामान है। एग्जैक्टली वही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मगर इस इलेक्ट्रॉन कब रिलीज करेगा? जब एक्सेप्टर इसके पास पहुंच पाएगा, क्योंकि ये तो डोनेट एक्सेप्टर को करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक्सेप्टर इसके पास पहुंच नहीं पा रहा, तो डोनेट करेगा कैसे? क्योंकि बेस तो डोनेट करेगा एसिड को। एसिड का मतलब क्या? एक्सेप्टर। यहां पर तो एक्सेप्टर को तो उसके पास पहुंचना पड़ेगा, मगर क्या है कि यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप होने के चलते अल्काइल ग्रुप स्पेस में ऑलरेडी जगह कवर कर चुका है। ड्यू टू द अल्काइल ग्रुप बल्कीनेस, इट ऑलरेडी ऑक्युपाइड द स्पेस। तो क्या है, जो एक्सेप्टर है वो यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। जरूर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बट एक्सेप्टर फेल्स टू रीच हियर। Why it fails to reach here? Because this alkyl group create a hindrance for this acceptor to reach near to the nitrogen. जब तक नहीं जा पाएगा तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? क्योंकि इसको तो डोनेट करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, और हमें पता है बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड डिस्टेंस तक उसको आना पड़ेगा। और यदि वो आ नहीं पा रहा है तो उसका मतलब ये बोल सकते हैं, ड्यू टू द बल्की साइज, ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन, the acceptor is not able to come as easily close to the nitrogen. नाइट्रोजन के पास वो आ नहीं पा रहा है। जब वो आ नहीं पा रहा तो हम लोग अनदर वे वी कैन से दैट नाइट्रोजन का जितना रिलीजिंग पावर था वो घट गया, क्योंकि वो दे नहीं पा रहा आसानी से, क्योंकि एक्सेप्टर पहुंच नहीं पा रहा आसानी से। क्या बोल सकते हैं यहां पर? यस सर। मतलब ये बल्की ग्रुप क्या कर रहा है, उसको पहुंचने ही नहीं दे रहा। वो किसी तरह से पहुंच रहा, मतलब ठीक से नहीं पहुंच पा रहा। उसके इस तरह से समझना है कि आसानी से पहुंच नहीं पा रहा। यहां पहुंच जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके पास सबसे ज्यादा है। 3 अल्काइल ग्रुप का सपोर्ट है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नो डाउट। बट इसको यहां पहुंचने के लिए ये तो रिपेल कर रहा है, वो ऑलरेडी स्पेस में ऑक्युपाई कर चुका है वॉल्यूम, तो वो पहुंच नहीं पा रहा आसानी से। पहुंच नहीं पाएगा तो वो दे कैसे पाएगा? दे नहीं पाएगा तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। मतलब ये जो बल्की ग्रुप उसको रिपेल कर रहा है इन ऑर्डर टू रीच नियर टू द नाइट्रोजन। दिस रिपल्सन और दिस फैक्टर इज कॉल्ड द स्टेरिक रिपल्सन। इसको हम लोग थोड़ा सा स्टोरी का फॉर्म में लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में आए उसके लिए। जैसे देखो, हमारा इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होता है, देयर आर मेनी स्कीम्स जो वो पुअर पीपल के लिए वो बनाते हैं, मगर होता क्या है, पुअर पीपल के पास वो स्कीम पहुंच नहीं पाता है। वो स्कीम क्या होता है, मिडिलमैन के पास चला जाता है। पुअर पीपल अनएबल टू रीच टू द गवर्नमेंट, जहां से स्कीम निकल रहा है, जहां से उसको फायदा होना चाहिए था। गवर्नमेंट तो पुअर पीपल के लिए देयर आर मेनी स्कीम, बट वो पुअर पीपल को वो मिल कहां पा रहा है? क्योंकि उस पुअर पीपल वहां पहुंच नहीं पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि उसके लिए हिंड्रेंस है। कौन हिंड्रेंस है? मिडिलमैन हिंड्रेंस है। वो बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हारा काम करा देता हूं, तुम मुझे पैसा दे दो। मतलब जितना मिलना चाहिए था उसका 5, 10, 15, 20% ही मिल रहा है उसको। वही चीज यहां पर भी है। ये यहां पहुंच जाता तो उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल जाता, मगर ये क्या कर रहा है, उसको हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा। इस हिंड्रेंस को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। द स्टेरिक हिंड्रेंस इज बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस। और ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो 3 डिग्री में पाया जाता है। उसका मतलब देखो,
इसको क्या क्या ग्रुप सपोर्ट कर रहा है? इसको स्टेबलाइज होने के लिए इसको केवल इंडक्टिव इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट 3 है। तो इस प्लस आई, यहां प्लस आई होने के चलते पॉजिटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज कर देगा। मगर इसमें इसके लिए काउंटर फैक्टर क्या क्या है? इसको सॉल्वेशन इफेक्ट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसका पास स्टीयरिक हिंड्रेंस फैक्टर वो भी इसके पास है, मतलब वो 2 नेगेटिव इफेक्ट है इसके पास। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एक ही है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, जो इसके पास सबसे ज्यादा है। इसके पास क्या है? देखो, इसके पास केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर है, इसके पास तो प्लस आई पावर भी नहीं है। और स्टीयरिक हिंड्रेंस तो हम लोग यहां पर कंपेयर नहीं करते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस फैक्टर केवल 3 डिग्री में लगता है। तो अब हमें जब बेसिक नेचर जो कंपेयर होता है ना, तो तीनों इफेक्ट को क्यूमुलेशन लेके होता है, मतलब बेसिक नेचर तीनों इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो जब ये बेसिक नेचर कंपेयर किया गया तो इसमें अलग अलग वैल्यू आता है। तो अब यहां पर हमें थोड़ा इसको याद रखना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे डिपेंड होता है। तो पहला लिख लो, व्हेन R इज इक्वल्स टू मिथाइल, जब R मिथाइल है, मतलब क्या क्या हो गया? अमोनिया, मिथाइलएमीन, डाइमिथाइलएमीन, ट्राइमिथाइलएमीन। व्हेन आवर R इज मिथाइल, ध्यान रखना है एक्वस मीडियम में बेसिक नेचर ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो तीनों फैक्टर देखो, कोई एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसको एक सपोर्ट किया, 2 नहीं किया, इसको एक किया, 2 नहीं किया, मतलब ओवरऑल हमें देखना है कि किसको सपोर्ट कर रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पर इस पे 2 अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर प्लस आई पावर 2 का सपोर्ट है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। तो अब हमें ओवरऑल जब चेक करना है, जो एक के पास नहीं है, सब फैक्टर एक को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अलग अलग है, तो हम कैसे निकालेंगे? इस यहां से निकाल नहीं पाएंगे, तभी तो हमें डेटा याद रखना पड़ेगा। सभी के पास एक ही इफेक्ट रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि भाई चलो इसी को सब सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मगर वो तो है नहीं, अलग अलग सपोर्ट हो रहा है। तो इस जब R मिथाइल होता है तब पाया गया कि 2 डिग्री amine is more basic than 1 degree amine. 1 degree is more than the 3 degree amine, and 3 degree is more than the ammonia. When R is a methyl group, 2 degree amine is more basic than 1 degree amine. Remember in aqueous medium we are discussing, क्योंकि aqueous medium में ये तीनों फैक्टर लेना है। तुम बोलोगे गैसियस स्टेट में क्यों नहीं आ रहा? अरे गैसियस स्टेट में ये सॉल्वेशन फैक्टर ही नहीं आएगा, गैस में ये सॉल्वेशन फैक्टर नहीं आएगा। सॉल्वेंट जो वाटर है वो फैक्टर ही गैस में नहीं आएगा। तो गैसियस मीडियम में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, मगर एक्वस मीडियम में ये तीनों फैक्टर को देख के जहां पर सपोर्ट हो रहा सबसे ज्यादा, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो वो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा याद रखना पड़ेगा। तो व्हेन R इज मिथाइल, देन बेसिक नेचर क्या हो गया? 2 1 3 अमोनिया। व्हेन R इज इथाइल, देन 2 डिग्री अमीन, देन 3 डिग्री अमीन, देन अमोनिया, सॉरी 1 डिग्री अमीन, एंड देन अमोनिया। तो देखो यहां पर मिथाइल करने से ये ऑर्डर हो गया, इथाइल करने से ये ऑर्डर हो गया। उसका मतलब इसको चेंज करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो सबका वैल्यू कैसे याद रखेंगे? सबका वैल्यू तो याद नहीं रख सकते, जैसे जैसे ग्रुप चेंज होगा आगे पीछे होता रहेगा ये, क्योंकि ये तो किस लॉजिक पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा। तीनों फैक्टर को देखना पड़ेगा, उसके बाद कौन स्टेबलाइज हो रहा उस पर नेट डिपेंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग केवल 2 ही याद रखेंगे, मेनली पहला वाला ही इनफ है, बट यू कैन रिमेंबर दिस। मगर हाँ, सभी का लिए निकलता है, मगर सब केस में ऑर्डर तो फॉलो नहीं होगा। अब तुम हर जगह कैसे याद रखोगे? कौन सा? जब when R is ethyl, then it is found 2 degree is more than 3 degree, 3 degree is more than 1 degree, and 1 degree is more than ammonia. सर मतलब एग्जाम में सिर्फ ये दोनों ही पूछा जाते हैं? अब फिर भी तुमको पता है, तुमको कुछ ऐसा दे देंगे तो तुम कैसे कर पाओगे? अभी तो बता दिए।
आर का वैल्यू चेंज करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब यहाँ तो ये ऑर्डर फॉलो होगा कि नहीं तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखना पड़ेगा। हाँ सर। कोई अननोन वैल्यू ऑफ आर दे दिया हमें, टर्सरी ब्यूटाइल दे दिया, तो हमें कैसे पता रहेगा कि ओवरऑल टर्सरी ब्यूटाइल फैक्टर में कौन फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड है, ये तो लॉजिक में अप्लाई नहीं कर सकते। लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि ये चीज हो रहा है, मगर नेट कौन किस पे डोमिनेट कर रहा है वो हम कैसे बता सकते हैं। क्या ये समझ में आया, एमीन्स कैसे निकालते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो गैसियस फेज में क्या होता है, ये सॉल्वेशन फैक्टर नहीं होता है, तो वहां पर डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो तुम बोलोगे कि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं होता है, फिर बताए वहां डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके चलते गैसियस फैक्टर, गैसियस फेज में हमेशा 3:1 अमोनिया होता है, मगर एक्वस फेज में वो चेंज कर जाता है। तो अब सबका हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये तो हम लोग याद रख रहे हैं, ये तो लॉजिक पे नहीं है, लॉजिक से हम एक्सप्लेन करेंगे, मगर रिजल्टों में वो कौन डोमिनेट कर रहा है उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो केवल हम लोग पहला या मैक्सिमम 2 याद रख सकते हैं। तो अब तुम इतना बड़ा कलेक्शन कैसे बना सकते हो कि सभी को याद रखोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 1 या 2 ही हम लोग केवल उसका डेटा याद रखते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा पे हम लोग डिस्कस किए। सो पहला एप्लीकेशन क्या था, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक नेचर। सेकेंड क्या था, बेसिक नेचर कंपैरिजन। स्टेबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ द स्टेबिलिटी। अब जैसे CH3 प्लस, ध्यान से समझना, CH3 प्लस मतलब कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। CH2 प्लस, CH3 CH2 प्लस, so let us compare the stability of the following carbocation। अब ध्यान से समझो, कार्बोकेटायन मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए क्या करना है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके ऊपर तो डिफिशियंसी है, तो जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा उसका पॉजिटिव चार्ज को वो घटा देगा। तो यदि उसका पॉजिटिव चार्ज घट गया तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यहां पर क्या है, CH3, यहां पर है CH3 CH2। क्या बोल सकते हैं कि यहां पर मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है। दोनों में कंपेयर करो, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, तो मिथाइल का और हाइड्रोजन कैसे कंपेयर करेंगे। देखो यहां पर CH2 प्लस और H लिख दो ऐसे, यहां पर मिथाइल है, यहां पर H है, तो मिथाइल का प्लस आई पावर है ना, तो प्लस आई पावर होने के चलते वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस कार्बन की तरफ देगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है इस कार्बन का, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन, sp3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। मतलब sp2 कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मतलब क्या कैन वी से दैट इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना इसका। यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप के चलते प्लस आई इफेक्ट आ रहा होगा, और यहां पर 3 मिथाइल के चलते प्लस आई इफेक्ट आ रहा होगा। मतलब कैन वी से दैट इस कार्बन में all are carbocation, this is methyl, this is ethyl, this is called isopropyl carbocation। देखो isopropyl ग्रुप अटैच है, CH3 CH CH3, isopropyl carbocation। this is called tertiary butyl carbocation।
टर्शियरी ब्यूटाइल। तो कैन वी से कि इस कार्बन में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होने के चलते इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो समहाउ कंपनसेट हो रहा, कुछ कंपनसेट हुआ क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तीनों मिथाइल ग्रुप कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भेज रहा होगा इसको, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इससे ज्यादा है। तो कैन वी से दैट दिस मिथाइल ग्रुप हैज मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी? हाँ सर। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? देखो ऑल आर कंपेयरिंग एटम क्या है? कार्बन। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या कम है? इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ऑल आर कार्बन, कंपेयरिंग एटम क्या है? कार्बन है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? इसमें है। क्यों इस पे है? क्योंकि यहां पर कोई प्लस आई ग्रुप का सपोर्ट नहीं है इसके पास। इसके पास तो 1 है, इसके पास तो 2 है, इसके पास तो 3 है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अक्यूमुलेट है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया, और हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो कैन वी से दैट ए बी सी एंड डी, कैन वी से दैट डी इज मोर स्टेबल देन सी, सी इज मोर स्टेबल देन बी एंड बी इज मोर स्टेबल देन ए? दिस द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, याद ध्यान दो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, आइसोप्रोपाइल, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, ये कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये तो 0 से अटैच है, दिस कॉल्ड मिथाइल। सो कैन वी से 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। क्या यहां तक समझ में आया? तो क्या ये बोल सकते हैं, देखो तो यहां पर इस कार्बन में कितना प्लस आई ग्रुप अटैच है? 3, यहां 3 है, यहां पर 2, यहां पर 1। तो कैन वी से दैट स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन directly proportional to the number of plus I group attached, number of plus I group बोल सकते हैं? अब यहां पर देखो, बताओ ये कितना, बताओ ये कितना डिग्री का कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री का? बस यहां पर बताओ इस 1 डिग्री में कितना एल्काइल ग्रुप अटैच है? 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है ना, इथाइल। इस कार्बन में कितना एल्काइल ग्रुप अटैच है? 2, मतलब दोनों का प्लस आई आ रहा है। यहां पर 1 इथाइल का प्लस आई पावर जरूर मिथाइल से ज्यादा होता है, मगर यहां तो 2 मिथाइल है। 1 इथाइल 1 मिथाइल पे जरूर डोमिनेट करता है, मगर यहां तो 2 मिथाइल है। हमें पता है कि 2 वीकर इज स्ट्रॉन्गर देन 1 स्ट्रॉन्गर। 2 वीक का वैल्यू 1 स्ट्रॉन्ग से ज्यादा होता है। मिथाइल इथाइल से ऑब्वियसली प्लस आई पावर में कम होता है, मगर 2 मिथाइल है, सो 2 तो 1 से डोमिनेट कर जाएगा। तो कैन वी से दैट दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन? दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस, कैन वी से? ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। इसको हम लोग ऑपोजिट कर सकते हैं। देखो कार्बोकेटायन यदि प्लस आई से बढ़ रहा है, तो यदि उस कार्बन में माइनस आई ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या करेगा बताओ? स्टेबिलिटी बढ़ा देगा या घटा देगा? तो यहां पर एक पॉइंट और लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप अटैच, क्योंकि माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। और स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई ग्रुप अटैच। Arrange in the increasing order of the stability of the following carbocation. Arrange in the increasing order of the stability. यहां पर देखो फ्लोरीन अटैच है, अभी सभी का देखो पोजीशन सेम है। अब जब पोजीशन सेम है तो तुम क्या करो, उस टेबल को याद कर लो कि टेबल में कौन कहां पर था। तो फ्लोरीन का माइनस आई पावर क्लोरीन से ज्यादा था, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन का आयोडीन से ज्यादा। जितना ज्यादा माइनस आई होगा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रहा होगा। तो उसका मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन ज्यादा बढ़ाएगा कंपेयर टू आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता है। उसका मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में एक्यूमुलेट हुआ है, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में एक्यूमुलेट हुआ है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपेयरिंग एटम तो सब कार्बन है। इस कार्बन में ज्यादा पॉजिटिव, इस कार्बन में कम पॉजिटिव, मतलब यहां पर उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब ये स्टेबिलिटी घट गया। सो वी कैन से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर डी देन सी देन बी देन ए होगा। लिखो अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। क्या होगा बताओ सर? A less than B less than C less than D। सबसे स्टेबल कौन होगा, सबसे स्टेबल D। नहीं, यहां पर थोड़ा सा अलग है। देखो यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। अब ये कार्बोकेटायन मतलब क्या, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन, sp2। तो इसका मतलब यदि इसके पास sp2 हाइब्रिडेशन है तो उसके मतलब यहां पर एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा ना। sp2 का मतलब क्या, उसका कितना p यूज हुआ है, दो। एक p उसका खाली पड़ा हुआ होगा ना, तभी तो एक sp2 है। अच्छा, मतलब कौन सा p है कार्बन में, 2p। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, 1s2 2s2 2p, मतलब ये वेकेंट p ऑर्बिटल क्या है, 2p। और फ्लोरीन में ये जो लोन पेयर दिख रहा है कहां दिख रहा है, कहां पर प्रेजेंट है, 2p। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 का मतलब 1s2 2s2 2p 5, मतलब ये जो लोन पेयर दिख रहा है कहां पर है, 2p। और यहां पर कार्बन में वेकेंट ऑर्बिटल क्या है, 2p। तो यहां पर 2p और 2p का हम लोग बैक बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। इसका 2p इलेक्ट्रॉन इसके 2p के साथ ओवरलैप कर गया। मगर क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन में लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, 3p।
ब्रोमीन में लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? 4p, और यहाँ पर तो 5p में प्रेजेंट है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस देखो 2p ओवरलैपिंग, और कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड तो छोटा भी होता है, मतलब दोज ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज बाय, दे कैन ओवरलैप इजीली। यहाँ पर क्या है, कार्बन और आयोडीन ये दोनों का बॉन्ड लेंथ तो काफी ज्यादा है। और दूसरी बात, कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल 2p है, और फ्लोरीन आयोडीन में जो लोन पेयर है वो 5p में है, मतलब 2p का साइज मान लो यहाँ पर है और 5p का साइज यहाँ पर है। तो देखो तो ओवरलैपिंग कैसे होगा, मिसमैच ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी कंपेरेबल साइज। यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल 2p, लोन पेयर इसके पास 2p, दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मगर यहां लोन पेयर कहां पर है 2p, यहां पर यहां वेकेंट ऑर्बिटल क्या है 2p, तो इसका 2p इलेक्ट्रॉन इसका 2p इलेक्ट्रॉन में चला गया, बैक बॉन्डिंग। सो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो बताओ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है तुम्हें? ए में। सबसे कम कहां दिख रहा है? डी में। तो बैक बॉन्डिंग होने के चलते इसमें पॉजिटिव जो कैरेक्टर था, पॉजिटिव जो चार्ज था, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिला, तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया या घट गया? घट गया। तो पॉजिटिव चार्ज घटने का मतलब उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज घटा, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट गया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट जाने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया। उसका मतलब ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक्चुअली उतना है नहीं, वो उससे काफी कम है, मगर यहां तो बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट उसको ठीक से मिल नहीं रहा क्योंकि साइज बढ़ जा रहा है यहां पर। दैट्स व्हाई हियर ए इज मोर स्टेबल देन बी, देन सी, देन डी। क्या ये लॉजिक समझ में आया थ्रू बैक बॉन्डिंग? नेक्स्ट लिखो, अब देखो ये स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एनायन है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से समझो, कार्बन में ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है कार्बन में। अब यहां पर क्या है, इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच है, मतलब 2 प्लस आई ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ 3 प्लस आई ग्रुप अटैच है। पहले ये बताओ इस कार्बन में डेफिशिएंसी है क्या? कोई भी कार्बन में, कंपेयरिंग कार्बन में डेफिशिएंसी है? नहीं है। ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो सभी कार्बन एन में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, मतलब 2, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मतलब उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं क्योंकि उसके पास रखने के लिए तो जगह भी नहीं है। मगर ये क्या किया जा रहा है, मिथाइल, ये मिथाइल उसको प्लस आई पावर से उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, उसको चाहिए नहीं, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुका है, जगह ही नहीं उसके पास, वो स्टिल मिथाइल अपना प्लस आई पावर उसको शो कर रहा है। इसमें 2 मिथाइल है, इसमें तो 3 मिथाइल है, मतलब किस कार्बन में इस कार्बन के साथ 3 प्लस आई ग्रुप अटैच है, इसके साथ 2, इसके साथ 1, इसके साथ 1 भी नहीं। मतलब क्या ये बोल सकते हैं ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा इसके पास रखने का पास जगह ही नहीं है, तो क्या ये बोल सकते हैं यहां पर रिपल्सन बढ़ जाएगा? तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, मतलब कार्बन तो मेरा वही कार्बन ही है, कार्बन का साइज तो बढ़ नहीं रहा है मगर वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहा है, तो VCD क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ जाने का मतलब रिपल्सन बढ़ गया, स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो कैन वी से दैट A is more stable than B, B is more stable than C and C is more stable than D? मगर कार्बोकेटाइन में याद रखो कार्बोकेटाइन में ऑपोजिट था, यहां पर देखो मिथाइल कार्बोनाइन सबसे स्टेबल हुआ एंड टर्सरी ब्यूटाइल सबसे कम स्टेबल हुआ,
मगर कार्बोकेटाइन में क्या था, टर्सरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल था और मिथाइल वाला सबसे कम स्टेबल था। क्या डिफरेंस पता चल रहा है? देखो हम लोग इस इफेक्ट से यदि हम लोग इसको ठीक से समझे तो कितना पॉइंट आसानी से निकल सकता है। एक क्वेश्चन देखो, CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH CH3Cl सो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। अब देखो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, अब हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो काफी ज्यादा है। क्लोरीन एंड कार्बन, क्लोरीन कंसिडर्ड टू बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन दे आर हाई रेंज ऑर्डर। कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो उसका मतलब हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो बॉन्ड का फिजन होने का टेंडेंसी क्या होता है, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? हेट्रोलाइटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें पता है कि जब बॉन्ड को तोड़ना होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, बिना एनर्जी दिए बॉन्ड थोड़ी ना टूटेगा, वेदर इट इज अ होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक irrespective of homolytic और heterolytic, और बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड बनना मतलब क्या, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, उसी लिए एनर्जी रिलीज होता है, और बॉन्ड टूटना मतलब वो लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, उसी लिए एंडोथर्मिक होता है। उसका मतलब यहां पर एनर्जी देना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 किलो जूल अप्लाई हुआ, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के लिए तोड़ने के लिए B किलो जूल, इसको C किलो जूल, यहां पर D किलो जूल अप्लाई हो रहा है। फिर से समझो क्वेश्चन, कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड सभी जगह तोड़ रहे हैं, मगर यहां पर तोड़ने के लिए हमें क्या लग रहा है एनर्जी, 1 किलो जूल पर मोल, B किलो जूल पर मोल, C किलो जूल पर मोल, D किलो जूल पर मोल। तो हमें यह निकालना है कि ये चारों में से एनर्जी कहां ज्यादा लगेगा, किस कार्बन, विच कार्बन क्लोरीन बॉन्ड breaks which carbon chlorine bond needs lesser energy to break and which will need more energy to break। क्या पहले क्वेश्चन समझ में आया? अब हमें एनर्जी निकालना है, कैसे कंपेयर करेंगे देखो ध्यान से समझना है। पहले इसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, CH3 प्लस Cl माइनस, यहां क्या मिला, CH3 CH2 प्लस Cl माइनस, यहां क्या मिला, CH3 CH, और यहां मिला टर्सरी ब्यूटाइल। सर E को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब यहां पर देखो, तोड़ने के बाद यही ना बना है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर क्या एनर्जी चाहिए उसको कैसे कंपेयर करते समझो। ये जो तोड़ने के बाद ये क्या बना, हमारा इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकेटाइन सब बना। पहले ये कंपेयर कर लो, बताओ यहां पर सबसे स्टेबल क्या दिख रहा है तुम्हें, बताओ? डी दिख रहा है, डी स्टेबल है, ठीक है ना। डी ये बनने के बाद स्टेबल हो गया, कब स्टेबल हुआ, बनने के बाद। तो उसका मतलब बनने से पहले क्या था, अनस्टेबल था। बी बनने के बाद स्टेबल हुआ, तो मतलब जब वो टूटा नहीं था तब वो क्या था, अनस्टेबल था। उसका अब ये बताओ, अनस्टेबल को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए कि ज्यादा? अनस्टेबल को तोड़ने के लिए कम ही एनर्जी चाहिए ना। जो स्टेबल है वो तो स्ट्रांगली होल्ड किया होगा, उसको तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिएगा। तो क्या ये बोल सकते हैं कि द एनर्जी नीडेड फॉर दिस D will be lesser than C will be lesser than B and B will be lesser than A? नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में, बताओ। यहां क्या चेक किए,
पहले बॉन्ड को तोड़ दिए, बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या चेक कर लिए, जो बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या बना, बॉन्ड तोड़ने के बाद ये सब स्पीसीज बना। अब ये चेक कर लिए कि इसका सबसे स्टेबल कौन है, सबसे स्टेबल ये है। उसका मतलब ऐसा सोचो, ये सबसे स्टेबल है, उसका मतलब ये तो चाहेगा ना कि जल्दी से टूटे और स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। वो तो चाहेगा कि कम एनर्जी में टूट जाए, क्योंकि वो टूटने के बाद वो हाईली स्टेबल बन रहा, तो उसका टूटने का टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे टूटा वो हाईली स्टेबल बन गया, तो उसका टूटने वाला टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। टूटने वाला टेंडेंसी ज्यादा होने का मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है, और जो रिएक्टिव ज्यादा होता है उसको कम एनर्जी डालेंगे तो टूट जाएगा। तो इससे यहां पर क्या पॉइंट निकला, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यदि स्टेबल है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जब वो स्टेबल है, उसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने से पहले कम एनर्जी चाहिए। वो बॉन्ड अनस्टेबल होगा और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। बताओ यहां तक समझ में आया? मान लेते कार्बन क्लोरीन, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 8 किलो जूल चाहिए, इसको लिए बी, इसके लिए सी। तो अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, कहां एनर्जी ज्यादा चाहिए कहां कम चाहिए वो ऑर्डर में अरेंज करना है। अरे किसके साथ तोड़ रहे हैं, कार्बन के साथ क्या है, हैलोजन अटैच है ना, तो ये बॉन्ड फिजन कैसे होगा, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक फिजन हो जाएगा तो यहां क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। तो बताओ ये कितना डिग्री का कार्बोकेटायन है? ये कार्बन, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो कितना कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, 1 2 3, तो दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटायन। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट चेक करना है ना डायरेक्ट कितना अटैच, तो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और इस कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होता है? कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल है देन दिस। तो स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर क्या हो जाएगा, मान लो स्टेबिलिटी इसको हम लोग ए बोल देते हैं, ए बी सी, तो हम लोग बोल सकते हैं A इज मोर स्टेबल देन C एंड C इज मोर स्टेबल देन B। तो क्योंकि ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, उसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगा। कार्बोकेटायन स्टेबल हुआ मतलब क्या, मतलब वो बॉन्ड टूटने से पहले क्या था, अनस्टेबल था, तभी तो वो टूटना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। So if it is stable after breaking, so before breaking it was unstable and vice versa. जो after breaking stable है, before breaking less stable था। जो after breaking less stable है, before breaking it is more stable। तो क्या ये बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी
सबसे कम लगेगा. सो हियर द एनर्जी needed will be A will be lesser than C and C will be lesser than B. बताओ, यहां तक समझ में आया?